गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने बाज़ार दर्शन का पहला पार्ट पढ़ लिया था, जिसमें हमने दो मित्रों के बारे में पढ़ा। एक मित्र जिसके पास बहुत परचेजिंग पावर है और वो अपनी परचेजिंग पावर के बलबूते पर बाज़ार में जाता है और खूब ख़रीदारी करके आता है। दूसरा वो दोस्त जिसके पास परचेजिंग पावर बिल्कुल भी नहीं है, वो भी बाज़ार जाता है, लेकिन वो कुछ भी तय नहीं कर पाता कि मैं क्या ख़रीदूँ क्या नहीं ख़रीदूँ, क्योंकि उसके पास एक तो पैसे कम है, दूसरा मन उसका भी खाली है। अब आगे देखिए। बाज़ार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाज़ार की अनेकानेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती, बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी। बच्चों, यह आपका बोर्ड के हिसाब से इस लेसन का सबसे इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है। इसमें लेखक कह रहे हैं कि बाज़ार में एक तरह का जादू होता है। जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, उसी तरह से ये जो बाज़ार का जादू है, ये हमारी आँखों के रास्ते काम करता है। यानी हम बाज़ार जाते हैं, अपनी आँखों से विभिन्न तरह की चीज़ें देखते हैं और इन चीज़ों को देख देख कर हमारा मन करता रहता है कि हम ये भी ले लें, इस चीज़ से भी हमें आराम मिलेगा, इस चीज़ से हमें सुविधा मिलेगी, ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है। लेखक कहते हैं कि यहाँ पर फिर देखिए, जेब भरी हो और मन खाली हो, ये पहले मित्र वाली स्थिति होगी। जिसके पास परचेजिंग पावर है, मन के अंदर कोई लक्ष्य नहीं है, वह उसने कुछ तय नहीं किया कि मुझे क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, तो वो कहते हैं कि जब जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। यानी हम बाज़ार से ज़रूरत से ज़्यादा सामान खरीदते हैं और जेब खाली पर मन भरा न हो। फिर से वही स्थिति है जो दूसरे मित्र की थी, जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है और मन भी खाली है, यानी मन में इसका भी कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ तय नहीं किया हुआ, तो भी जादू चल जाएगा। अच्छा, और अब इसमें देखिए कि अगर आपका मन खाली है और जेब भरी हुई है, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो सारी चीज़ें ही हम खरीदते हैं। लेकिन लेखक आगे कह रहे हैं कि जादू की सवारी उतरी, जैसे ही हम कुछ समय बाद वो जो हमारा बाज़ार का जो आकर्षण है या उस चीज़ के प्रति हमारे ऊपर जो जादू चला हुआ था, वो जब ख़त्म होता है तो हमें लगता है कि इन चीज़ों ने कहीं भी हमें आराम नहीं पहुंचाया, बल्कि हमने इतनी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं, इन इकट्ठी चीज़ों की वजह से हमारे आराम में कहीं ना कहीं खलल ही पैदा हो रहा है। लेखक ने अंतिम पंक्ति में कहा है कि अगर जकड़न रेशमी डोरी की भी हो तो भी वो जकड़न ही कहलाती है, यानी हम उस जकड़न को महसूस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास परचेजिंग पावर और हम बहुत सारा सामान खरीद लें तो हमारे मन को शांति मिलती है। आगे देखिए, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाज़ार जाओ तो खाली मन न हो। मन खाली हो तब बाज़ार न जाओ। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाज़ार भी फैला का फैला ही रह जाएगा। तब यह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाज़ार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाज़ार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। जिनके पास बुक है वो इन लाइंस को अंडरलाइन करो कि जिस ये जो लिखा हुआ है कि तब बाज़ार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। और ये बाज़ार की असली कृतार्थता, स्पेशल इम्पोर्टेंट लाइन है ये, बाज़ार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। और जिनके पास बुक नहीं है वो अपनी किसी भी नोटबुक में इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, ताकि जब आप बाद में कॉपी लेंगे, बुक लेंगे, तो आप इन चीज़ों को पॉइंट आउट करके लिख सकें। अच्छा बच्चों, अब इसमें देखिए
लेखक कहते हैं कि जिस तरह से जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, बाहर लू चल रही होती है, तो हम घर से पानी पीकर जाते हैं, क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि यदि हमने पानी से अपने पेट को भर लिया तो लू का असर हम पर नहीं होगा। उसी तरह से लेखक कहते हैं कि जब हम बाज़ार जाते हैं तो हमको अपना मन भर के जाना चाहिए। मन भर के यानी तय करके जाना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित करके जाना चाहिए कि मैं बाज़ार किस काम से जा रहा हूँ, क्या लेने जा रहा हूँ, मेरे पास आज कितने रुपए हैं खर्च करने के लिए, और क्या इतने रुपए खर्च करने से मेरा जो पूरा बजट है उस पर किसी तरह का कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपका मन खाली हो तो बाज़ार जाना ही नहीं चाहिए। अगर हम खाली मन से बाज़ार जाएंगे तो फिर से हमारा मन हर चीज़ की ओर आकर्षित हो जाएगा। अब देखिए, फिर वो कहते हैं मन लक्ष्य में भरा हो तो बाज़ार भी फैला का फैला रह जाता है। यदि हमको पता है कि हम क्या खरीदने के लिए आए हैं बाज़ार में, तो कितना भी सामान बाज़ार में भले ही पड़ा रहे, बिखरा रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं होता। हम अपना जो मन में तय करके जाते हैं या एक लिस्ट बना के जाते हैं, हम सिर्फ वहाँ पर जाते हैं, अपना सामान खरीदते हैं और घर की ओर वापस आ जाते हैं। तब ये घाव बिल्कुल नहीं देता, फिर बाज़ार हमें किसी तरह की चोट नहीं पहुंचा सकता, बल्कि हमें कुछ ना कुछ आनंद ही देता है। यानी जो सामान हमें चाहिए था वो हमें आसानी से उपलब्ध हो जाता है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा मन भरा हुआ है तभी वास्तव में तुम बाज़ार को सच्चा लाभ दे सकते हो। बाज़ार का असली काम है हमारी ज़रूरत के समय काम आना, और अगर हम उसको उसी रूप में उपयोग करते हैं तभी वास्तव में बाज़ार कृतार्थ होता है। आगे देखिए, यहाँ एक अंतर चीन लेना बहुत ज़रूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि मन बंद रहना चाहिए। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक ये इन्होंने बहुत बड़ा भेद खोला है। वो कहते हैं, हम बार बार ये शुरू से बात कर रहे हैं, मन खाली होना, मन भरा होना, यानी वो ये कह रहे हैं कि आपको मन बंद भी नहीं करना। यानी ये नहीं कि ज़बरदस्ती अपनी इच्छाओं पर हमको रोक लगानी है, ऐसा नहीं करना है। हम कोई साधु सन्यासी नहीं है, हम कोई तपस्वी नहीं है कि हम कहें कि हम तो साल भर में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े लेंगे या हम सिर्फ 2 जोड़ी चप्पल लेंगे। हमको हठात यानी बलपूर्वक, ये कोई योग करने जैसा नहीं है कि हम हठ योग कर रहे हैं। अपने मन को बंद नहीं करना है ज़बरदस्ती, अपनी इच्छाओं को मारना नहीं है, क्योंकि हम एक साधारण इंसान है, हमारी इच्छाएं होती हैं। हमें अपने आप को इस तरह से समझाना है, अपने विवेक को जागृत करना है कि हमें खुद ही पता रहे कि हमें इतना ही सामान खरीदना है, यही हमारी ज़रूरत का सामान है। देखिए, शून्य का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। वो कहते हैं कि अगर हम शून्य हो जाएंगे तो हम तो परमात्मा की श्रेणी में चले जाएंगे। हमारी ना कोई इच्छा रहेगी, ना कोई किसी तरह की तृष्णा, ना कोई मन के अंदर सुख, ना दुख, ना आनंद, ना शोक, कुछ भी स्थिति नहीं रहेगी, हम तो परमात्मा बन जाएंगे। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। अगर इच्छा निरोध तपह का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाठ देकर मन को बंद रखना जड़ता है, लोभ का यह जीतना नहीं है। जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आंखें अपनी फोड़ डाली, तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ? ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा? और कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा? क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं। यह अकार्थ है, यह तो हठ वाला योग है। शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले ही हो जाए, पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह शुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। यह मन पूर्ण कब है? हम में तो पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है, इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ। हाँ,
मनमानेपन की छूट मन को न हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं है। देखिए बच्चों, अब जो यहाँ पर जो लेखक हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप ज़बरदस्ती अपने मन को रोकने की कोशिश करोगे, मन को बंद करने की कोशिश करोगे, तो ये तो एक तरह की जिद हो जाएगी। यानी हमने बस अपने मन को मार लिया, ये वो स्थितियाँ हो जाएंगी कि हमारे मन में इच्छाएं तो बहुत है, लेकिन हम अपने मन को मार रहे हैं। तो मन को मारने से क्या होगा? मन को मारने से ये किसी तरह के कोई उपाय काम नहीं करेगा। वो ये कहते हैं, उन्होंने एक उदाहरण से इस बात को समझाया लेखक कहते हैं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोई चीज़ देखकर या किसी और को देखकर उसके मन में आकर्षण पैदा होता है, या किसी वस्तु को देखकर आकर्षण पैदा होता है, तो वो ये सोचता है कि मैं इसकी तरफ आकर्षित ना हूँ, तो इसका इलाज मुझे ये करना चाहिए कि मुझे अपनी आंखें फोड़ डालनी चाहिए। मैं अपनी आंखें ही समाप्त करता हूँ, ना मैं इसको देखूंगा, ना मेरे मन में आकर्षण आएगा। तो वो अपनी आंखें फोड़ डालता है। लेकिन क्या वास्तव में ये इलाज ठीक है, कारगर है? लेखक कहते हैं नहीं। वो कहते हैं कि हो सकता है कि उसने अपनी आंखें भी फोड़ ली और फूटी आंखों से भी उसके मन में बार बार वही चीज़ उसको दिखाई देती है, बार बार उसी के प्रति आकर्षण होता है। तो इलाज तो यहाँ पर नहीं हुआ, ये तो उसने अपने आप को दुखी पहुंचाया, कष्ट पहुंचाया, लेकिन उसके बाद भी उसके मन में वो आकर्षण बना ही रहा। तो वो कह रहे हैं कि हमको इस तरह की स्थिति नहीं करनी है, अपने मन को मारना नहीं है, क्योंकि यदि हम अपने मन को मारेंगे, यदि हम अपने आप को शून्य बनाने का प्रयास करेंगे, तो हम में और ईश्वर में कोई भिन्नता नहीं रहेगी। हमारे अंदर मन दिया है, हम कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बुरा करते हैं, कुछ गलतियाँ भी करते हैं, इसीलिए हम सब इंसान हैं। तो वो कहते हैं कि हमको सिर्फ अपने मन को समझाना है, अपने अंदर के विवेक को जागृत करना है। इतना भी ना हो कि हम अपने मन को मनमानेपन की छूट दे दें, लेकिन इतना भी ना हो कि हम अपने मन को पूरी तरह से मार दें। देखिए आगे, पड़ोस में लापरवाही नहीं हुई, और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा है। और तो नहीं, लेकिन मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। अब ये देखिए, अभी इन्होंने ये जो तीसरा उदाहरण दिया है, भगत जी का उदाहरण दिया है। अब यहाँ पर लेखक वही जो हम मन की बातें अभी कर रहे थे कि मन को मारना भी नहीं है और मनमानापन भी नहीं करना है, दोनों ही स्थितियों से बचकर मन को समझाना है, खुद अपने अंदर एक समझ विकसित करनी है, उसी का एक उदाहरण लेखक ने दिया है। लेखक कह रहे हैं, मेरे पड़ोस में एक भगत जी, मतलब महानुभव रहते हैं, जिसको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन वाले भगत जी। वो कह रहे हैं कि मैं पिछले बहुत सारे सालों से देख रहा हूँ कि ये चूरन बेचने का काम करते हैं। रोज़ सुबह अपनी चूरन की पेटी ले जाते हैं, बाहर ले जाकर चूरन बेचते हैं। इनका चूरन इतना मशहूर है कि देखते ही देखते हाथों हाथ इनका चूरन बिक जाता है। वो कहते हैं कि अगर भगत जी वास्तव में कोई व्यवसायिक अपनी नीति अपनाते तो अब तक वो खुशहाल क्या माला माल हो जाते। यानी उनका चूरन इतना अच्छा बिकता है, अगर वो इसको ठीक ढंग से इस काम को करते या थोड़ा सा व्यवसाय के हिसाब से, व्यावसायिक सोच के हिसाब से चलते, तो वो बहुत कुछ कर सकते थे। वो पहले कोई एडवांस ऑर्डर भी नहीं लेते। और एक इनकी खास बात ये है कि
कि जैसे ही इनकी 6 आने की कमाई होती है, बस तभी वो अपनी पेटी बंद कर देते हैं, यानी अपनी दुकान बंद कर देते हैं। उनका रोज़ का लक्ष्य है कि मुझे 6 आने कमाना है बस। और जैसे ही उनका वो लक्ष्य पूरा हुआ, उसके बाद अगर इनके पास चूरन बच भी जाता है तो वो मुफ्त में बच्चों को बाँट देते हैं या आने जाने वालों को दे देते हैं, लेकिन फिर उससे वो कमाई नहीं करते। तो वो कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्तित्व भी हमारे आस-पास में रहते हैं। अब ये भगत जी जैसा जो व्यक्तित्व है, हम आगे पढ़ेंगे कि इनके मन में किसी तरह की कोई पछतावा भी नहीं है, किसी तरह की कोई इच्छाएँ भी नहीं है। हर रोज़ बाज़ार जाते हैं क्योंकि उनको हर रोज़ नया चूरन बनाना होता है, लेकिन अपनी एक सूची बनाकर जाते हैं, उस बाज़ार में जाते हैं, अपना जो सामान है वो खरीदते हैं और उसके बाद फिर घर आ जाते हैं। तो वो कहते हैं कि उनको बाज़ार से किसी तरह की कोई असंतोष की भावना भी नहीं मिलती है और उनका घर खर्च और उनका सब जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल आराम से चल रही हैं। इसके लिए उनके मन में कोई बहुत ज़्यादा लालच या लोभ नहीं है कि मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ या मैं अपने ये सामान खरीद लूँ। इस तरह की कोई भी परेशानी भगत जी को नहीं है। देखिए आगे, कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी न सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भूले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज़ आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अड़िग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित रहकर सलज ही न हो जाती होगी? अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि आप ये बिल्कुल मत सोच लेना कि मैं ही वो चूरन वाला भगत जी हूँ, और ना ही ऐसा समझ लेना कि मैं अपने आसपास किसी अपने मित्र की बात कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि मैं उन महानुभवों को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानता हूँ, उस व्यक्ति को नहीं जानता हूँ, मैं सिर्फ उसको रोज़ देखता हूँ। और वो ये कह रहे हैं कि मैं ये सोचता हूँ कि हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम बहुत सारी बातें जानते हैं। हो सकता है कि भगत जी पढ़े लिखे भी ना हो, इतना सब उनके अंदर ज्ञान भी ना हो, लेकिन मैं एक बात पक्के तौर पर कह सकता हूँ कि बाज़ार का जादू उन पर बिल्कुल वार नहीं करता है। यानी बाज़ार का जादू उन पर तो बिल्कुल नहीं चलता। वहाँ पर बाज़ार में माल बिछा रहता है, लेकिन वो अडिग भाव से, अडिग मन से जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि पैसा भी इनके आगे भीख मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन भगत जी अपने ही मौज में, अपने ही आनंद में रहते हैं और वो बाज़ार और बाज़ार के जादू को बिलखता ही छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के आगे बाज़ार की शक्तियाँ भी काम नहीं करती, वो भी कुंठित हो जाती हैं, उनको भी लज्जा आ जाती है कि ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर इतनी संतोष प्रवृत्ति है, जिसके अंदर इतना आत्मबल है, उस आत्मबल के व्यक्ति के आगे बाज़ार का ये जादू, बाज़ार का ये आकर्षण बिल्कुल काम नहीं करता है। पैसे की व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली, मेरे कलेजे को कौंती एक कठिन व्यंग्य की लीक यार से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग्य में इतनी शक्ति है कि ज़रा में मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। लेकिन क्या यह लोक वैभव की यह व्यंग्य शक्ति उस चूरन वाले अकिंचिंतकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों, कहो पानी पानी।
तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। अब देखिए यहाँ लेखक कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि पैसे की व्यंग शक्ति की बात सुनो। हम लोग बात कर रहे हैं ना कि भगत जी के आगे पैसे की व्यंग शक्ति काम नहीं करती। तो लेखक कहते हैं पैसे की व्यंग शक्ति होती क्या है, इसको समझो। कि जैसे हम पैदल पैदल चले जा रहे हैं, हमारे पास से कोई अच्छी गाड़ी निकली। अब वो गाड़ी क्या निकली, हम सोचने लग गए कि काश मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। और कई बार तो लेखक कहते हैं कि लोग यहाँ तक भी सोच लेते हैं कि हाय यही माँ बाप रह गए थे क्या जिनके यहाँ मुझे जन्म लेना था, मैं भी किसी अमीर घर में पैदा होता, किसी बड़े महलों में मेरा जन्म होता, आगे मेरे नौकर चाकर होते, मेरे पास भी गाड़ियाँ होती। तो वो कहते हैं ये है वो पैसे की शक्ति जो उसको अपने ही माँ बाप के विरुद्ध सोचना सिखा रही है, अपने ही लोगों के विरुद्ध जाना सिखा रही है। ये है पैसे की वो शक्ति। लेकिन वो कह रहे हैं कि देख, यही पैसे की शक्ति उस चूरन वाले प्राणी के आगे बिल्कुल नहीं चल रही है। वहाँ तो वो पैसे की शक्ति चूर चूर हो गई है, चूर चूर क्या पानी पानी हुई पड़ी है, बिल्कुल शक्ति काम ही नहीं कर रही है। तो वो कहते हैं मुझे नहीं पता कि भगत जी के अंदर जो बल है उसको मैं कौन सा नाम दूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि उनके अंदर जो बल है वो पैसे की जो क्रूर व्यंग शक्ति है उसको पूरी तरह से पिघला रही है, पूरी तरह से ख़त्म कर रही है। तो भगत जी में ऐसा कौन सा बल है? भगत जी में संतोष प्रवृत्ति, भगत जी में है आत्मबल। उसी आत्मबल के आधार पर उनके सामने ये बाजार, ये पैसा कुछ भी महत्व नहीं रखता। उनके लिए उनके अपने सिद्धांत, उनके अपने आदर्श, उनके जीवन का आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।